नमस्कार। मैं शिवरकर प्रभाकर के, डिस्ट्रिक्ट सोलापुर, हेड पोस्ट अकलूज, महाराष्ट्र। मैं आज मेरा यूट्यूब चैनल पोमेग्रेनेट रिफॉर्म, इसके ऊपर आपको आज मैं फ्रूट सेटिंग के बारे में और उसके डेवलपमेंट के बारे में आगे का वीडियो दे रहा हूँ। तो मेरा यूट्यूब चैनल पोमेग्रेनेट रिफॉर्म, इसके ऊपर आप सब्सक्राइब करो और दूसरे किसानों को भी तुम शेयर करो, क्योंकि उनको भी इसके बारे में मालूमात हो सके। तो मैं आज आपको फ्रूट सेटिंग के बारे में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको मेरा मोबाइल नंबर दे देता है। मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। फिर मैं बोलता है, मेरा मोबाइल नंबर है 7499982312। और मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरा डिस्क्रिप्शन में वो राइट साइड को वीडियो के नीचे ट्रायंगुलर है, उसको उंगली से टच करो, मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं अभी फ्रूट सेटिंग के बारे में मैंने आपको पहले फ्लावरिंग ट्रीटमेंट के लिए वीडियो डाला है, उसके बाद मैंने कैप्सूल स्टेज बढ़ने के लिए वीडियो डाला है। अब उसके बाद का मैं अभी फ्रूट सेटिंग का वीडियो डाल रहा हूँ। तो कैप्सूल स्टेज का एड खाली मैं बोल रहा हूँ, जब तुम एमिनो एसिड और उसके साथ कोई बायो फर्टिलाइज़र हो या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स हो या कोई तुम सोल्यूबल फर्टिलाइज़र हो, इसके साथ दे सकते, क्योंकि इससे कैप्सूल स्टेट अच्छी मिलती है। उसके बाद आप कैल्शियम 2 दिन या 3 दिन के बाद आप ड्रिप से कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान ड्रिप से देने से फ्रूट सेटिंग अर्ली हो जाता है। अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो तुम कैल्शियम नाइट्रेट दे सकते हैं। अगर आपकी सॉइल अल्कलीन है तो आपको चिलेटेड कैल्शियम और इसके साथ फोलिक एसिड और उसके साथ बोरान दे सकते हो। तो इससे आपका फ्रूट सेटिंग हो जाएगा। कैल्शियम नाइट्रेट का फ़ायदा ये है कि आपकी जो रीढ़ है, फ्रूट की रीढ़, यानी फ्रूट की रीढ़, इसको छाल बोलते, तुम साल बोलते, वो साल लूज रहती है। इससे क्या होता है, तुम्हारा फ्रूट का जो साइज़ बढ़ने से उसका फ़ायदा हो जाता है। और कैल्शियम से क्या होता है, कैल्शियम का काम रहता है कि कोई सेल को स्ट्रेन देना, ताकत देना, यानी आपको फ्रूट को ताकत बढ़ती है। तीसरी बात है कि कैल्शियम का काम है कोई सेल को इलांगनेशन सेट देना, यानी तुम्हारी फ्रूट की लंबाई भी बढ़ती है। और फ्रूट की जो रीढ़ है, यानी छाल, वो लूज रहने से आपको फ्रूट का साइज़ बढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और जो नीचे जो फ्रूट की पाकड़ी जिसको तुम पिसारा बोलते हैं, वो पिसारा भी लूज रहता है, वो कड़क नहीं आता और उल्टा नहीं होता, क्योंकि अगर वो उल्टा हो जाएगा तो तुमको फ्रूट डेवलपमेंट में तकलीफ हो जाती है। तीसरी बात यह है कि फ्रूट को जो लस्टर बढ़ता है साल को, यानी फ्रूट को जो रीढ़ को लस्टर, यानी उसको फिनिशिंग अच्छा मिल जाता है। तो ये इसलिए कैल्शियम के ये फ़ायदे हो जाते हैं। तीसरी बात है कि जब तुम कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ते हो, उसके 3 या 4 दिन के बाद फिर एक बार आपको एमिनो एसिड, उसके साथ कोई सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, नहीं तो बायो फर्टिलाइज़र, नहीं तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स उसके साथ दे सकते, क्योंकि आपकी पेड़ की कैनोपी बढ़ जाती है। एमिनोज देने से जब तुम स्प्रे करते हैं तो वो पत्ती के ऊपर गिरता है, तो वो सीधा जड़ों में चला जाता है, तो आपको वो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रोटीन का फ़ायदा क्या होता है, जड़ों का विकास करना, सॉइल का रिक्लेमेशन अच्छा रखना, जो प्लांट बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, यानी पेड़ को लगने वाली जो बैक्टीरिया होती है, तो उसकी हेल्थ बढ़ती है। और दूसरी बात यह है कि जो ऊपर जो पेड़ का पत्तियाँ की जो लंबाई चौड़ी है, पत्ती बनती है, उससे क्या होता है कि तुम्हारा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाता है। हर पेड़ का हर जो ये रहता है, पार्ट रहता है, उसका डेवलपमेंट के लिए तुम्हारा एमिनोज
प्रोटीन होने से, उसकी ताकत बढ़ने से पेड़ का काम अच्छा चलता है। उसके बाद आप जब तुम कैल्शियम नाइट्रेट देते हैं तो आपको बगीचा कितने साल तो आपको जो है डोज देने से पहले आपको सॉइल का जो एनालिसिस रिपोर्ट आपके साथ होना जरूरी है। उसी के हिसाब से आप न्यूट्रिएंट दे सकते। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि तुम्हारा सॉइल का रिपोर्ट कैसा है क्या है। ये सॉइल का जो एनालिसिस रिपोर्ट है वही हिसाब से आपको सॉइल का डोज देना पड़ता है। दूसरी बात यह है, जब तुम सॉइल और तुम्हारा सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल का ईसी कितना है, पानी का पीएच कितना है, पानी का ईसी कितना है और पानी का टीडीएस कितना है, ये भी आपको उसके साथ एनालिसिस रिपोर्ट होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब तुम्हारा इथ्रिल स्प्रे होने के बाद इथ्रिल का स्प्रे होने के बाद 40 डेज या 45 डेज तक का जो पत्तियाँ होती है, नेचुरल पत्ती, जो सनलाइट में पत्ती होती वही पत्ती लेनी है 6 नंबर की। और वो सनलाइट में होने वाली पत्ती ही ले रहा है, छाँव में जो पत्ती होती है वो एनालिसिस के लिए लेना नहीं है। पत्ती का जो एनालिसिस रिपोर्ट आपके पास होने से आपको फ़ायदा हो जाता है, उसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। चौथी बात यह है कि मैं आपको जो फ्रूट तुमको सॉइल को जो डोज देना है, बेसल डोज बेसल डोज जो है, तुम्हारा पेड़ कितने साल का पुराना है ये तो मैंने देखा नहीं है ना मुझे मालूम है, इसलिए वही कितना पुराना वही हिसाब से आपको डोज देना है। तो मैं आपको खाली आपको कौन सा डोज देना है इसके बारे में मैं अभी बोल देता हूँ। तो जो डोज है तो आप पहला अमोनियम सल्फेट देना पड़ता है, दूसरा है डीएपी यानी 18-60-46-0, तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा है पोटेश जो देना है आपको। तो अगर आपकी सॉइल हल्की है तो व्हाइट पोटेश दे सकते हैं, अगर हेवी सॉइल है, ब्लैक सॉइल है तो आपको एसओपी देना पड़ेगा, नहीं तो पोटेशियम शोलेट देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब तुम कैल्शियम नाइट्रेट ड्रिप से छोड़ते वक्त ना, आपकी सॉइल अगर अल्कलीन है, फ्रूट सेटिंग के लिए मैंने बोला है, तो अगर सॉइल आपकी एसिडिक है तो कैल्शियम नाइट्रेट चलता है, लेकिन अगर अल्कलीन है तो तुमको कैल्शियम नाइट्रेट ऐसा नहीं दे सकते, तो चिलेटेड कैल्शियम ले लो। चिलेटेड कैल्शियम के साथ फ्यूरिक एसिड और बोरॉन देना है। तो अभी जब तुम्हारा फ्रूट अनमेच्योर्ड रहता है, कम से कम कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम फूल निकलने के बाद, फ्रूट सेटिंग होने के बाद तुम 60 या 70 डेज तक ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम नाइट्रेट यूज़ करने से आपकी जो रीढ़ है फ्रूट की वो अच्छी रहती है, क्योंकि लास्ट में आपको जो प्रॉब्लम आता है ना क्रैकिंग का, वो नहीं आता। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम का भी स्प्रे में, नहीं तो ड्रिप से ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कैल्शियम यूज़ करने से। तीसरी बात ये मैंने आपको डोज को बोला है, डोज जो है तो डोज देते वक्त आपको डोज देने के बाद एसओपी या बेसल डोज देते वक्त तुमको सॉइल में मैंने एनपीके और मैग्नीशियम सल्फेट और पोटेश ये इसके बारे में बोला है। और तो आप उसके साथ आपको जो सोल्यूबल फर्टिलाइज़र, बेसल सोल्यूबल फर्टिलाइज़र यानी जो सॉइल में डालने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स,
वो सोल्यूबल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, वो आपको देना चाहिए। अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सोल्यूबल, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रहते हैं सोल्यूबल बेसल डोज के साथ, तो रानडे का जो है BSF 11 नंबर, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है। अगर और कोई दूसरे कंपनी का अच्छा है तो आप दे सकते हैं। तो वो ये हो गया। वो फिर वो मिट्टी से ढक देना है। उसके बाद आपको पानी देना है। पानी इतना देना है कि तुम्हारा जो सॉइल है, रूट है, वाइट रूट, सेकेंडरी रूट, टैप रूट, एक सॉइल में तुम्हारा कितनी खोली पी है, कितना नीचे है, 1.5 फुट है या 2 फुट है, तो उसके नीचे तुम ज़्यादा से ज़्यादा आधा फुट तक तो पानी नीचे जाना चाहिए। इतना तुमको डेप पानी की देने के लिए, जो तुम्हारा वाइट रूट कितने खोली डीप सॉइल में कितने नीचे है, तुम्हारा सेकंड रूट कितना नीचे है और टैप रूट कितना नीचे है, यही हिसाब से आपको पानी उतना नीचे जाना चाहिए। उसके नीचे कम से कम 6 इंच पानी नीचे जाना चाहिए, रूट के नीचे। और रूट जो है तुम्हारा, जो पेड़ का डायमीटर है, जब तुम्हारा कैनोपी, यानी डायमीटर बोलते हैं इसको, तो कैनोपी है पेड़ की, तो 10 फीट बाय 10 फीट होगी। तो उसके नीचे 11 फीट बाय 11 फीट उसका जो बेड का कवर है, वो इतना पानी का कवर ऊपर से होना चाहिए। यानी पूरा बेड पानी से कवर होना चाहिए, यानी पूरा पानी से वो भीग जाना चाहिए 11 फीट बाई 11। क्योंकि सब पेड़ के जो रूट रहते हैं, इसके एंड के बाहर भी पानी थोड़ा होना है। तो तुम्हारा जो वाइट रूट है अच्छा काम कर देता है पानी अच्छा होने से। और पानी देते वक्त बीच में कट नहीं करना है। उसके बाद 2 दिन के बाद आप ड्रिप से फिर पोटेशियम ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमिक, और उसके साथ बोरान, पोटेशियम ह्यूमेट और उसके साथ बोरान, और उसके साथ PSB, बायो फर्टिलाइज PSB जो है वो बायो फर्टिलाइज़र 200 लीटर पानी में वो 2 kg गुड़ और उसमें PSB डाल के मल्टीप्लाई, उसका बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करके आप उसके साथ दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप सॉइल में जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट यानी आयरन सल्फेट, और उसके साथ फैम जो माइक्रोराजा है, फैम नाम से माइक्रोराजा आता है, वो भी बायो फर्टिलाइज़र है। तो वो भी 200 लीटर पानी में गुड़ 2 किलो डाल के फैम उसमें डाल के और तुम फैम दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है, फैम आपको जिंक देने से आपको जो वाइट रूट है उसका फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि जिंक का काम है कि वाइट रूट डेवलपमेंट के लिए, वाइट रूट को डेवलपमेंट के लिए जिंक की ज़रूरी होती है। और जो आयरन है यानी फेरस का काम हो रहता है, तो उसका काम रहता है सॉइल का रिक्लेमेशन बढ़ाना और सॉइल में जो ऑक्सीजन मेंटेन करने का काम फेरस का रहता है। उसके बाद आप जो है बेसल डोज हो गया, और उसके बाद आपको जब तुम्हारा ये हो गया मेरा डोज, और पानी जो तुम्हारा डोज के बाद तुम जो हर 6 दिन में सेटिंग होने के बाद तुम्हारा जो पेड़ का जो गाड़ी है, यानी जो तुम्हारा फ्रूट लगा है, वो उसकी जो गाड़ी है उसका उसमें कार्बोहाइड्रेट्स का कॉम्प्लेक्स कैसा है, इसके हिसाब से तुम्हारा फ्रूट डेवलप हो जाता है। इसलिए आपको ड्रिप से सोल्यूबल फर्टिलाइज़र कौन से देना है मैं अभी बोल देता है। अगर आपको नाइट्रोजन ज़्यादा है तो आप 1261 दे सकते हैं। अगर नाइट्रोजन ठीक है तो तुम 19 वो ड्रिप से 6 दिन में एक बार 6 kg 300 पेड़ के लिए आप दे सकते हैं। तो ऐसा जो रूटीन है, उसके बाद आपको 13, 40, 13 वो 24 डेज का शेड्यूल रहता है। 19 19 19 ये 6 दिन में 4 बार देना है।
छः के जी, इसका 24 डेज का शेड्यूल रहता है। उसके बाद फिर 13 वो भी आप 6 दिन के बाद 6 के जी पर 300 पेड़ के लिए देना चाहिए, क्योंकि 1 एकड़ में 300 पेड़ बैठते हैं, इसलिए मैं आपको 300 पेड़ बोल रहा हूँ। तीसरी बात है वो, उसके बाद आप फिर तीसरा बेसल डोज देना पड़ता है। तो आपको जो तीनों मिलके जो बेसल डोज रहते हैं, तो मैंने पहले डोज में आपको दे दिया है कि बेसल डोज में आपको, अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आपको जिप्सम देना पड़ता है। अगर आपकी सॉइल अल्कलीन है तो आपको खाली सल्फर देना पड़ता है। तो आपको अल्कलीन है तो तुम एलिमेंट सल्फर 85 से 85 या 90% का एलिमेंट सल्फर दे सकते हो। लेकिन पूरे सीजन में जब तुम्हारा फीमेल फूल निकलता है, उसके बाद 90 डेज या 100 डेज तक तुम कम से कम 35 से 40 केजी तक तुम एलिमेंट सल्फर दे सकते हैं। उसका क्या होता है, सॉइल में सल्फर में क्या होता है, एमिनोज रहते हैं, प्रोटीन रहता है। प्रोटीन से सॉइल का रिक्लेमेशन अच्छा रहता है, सॉइल भुरभुरी हो जाती है, और उससे तुमको जो व्हाइट रूट डेवलप हो जाता है। पेड़ को लगने वाले जो बैक्टीरिया होती है उसका भी डेवलपमेंट अच्छा रहता है, पेड़ की हेल्थ अच्छी रहती है। इसलिए तुमको, और सॉइल का रिक्लेमेशन सबसे अच्छा, यानी सॉइल का पीएच भी बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सॉइल का पीएच कम हो जाता है। तो इससे सब सॉइल का प्रॉब्लम आपका बहुत कम हो जाता है, पीएच कम हो जाता है। और अगर आपकी सॉइल एसिडिक है, अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप सॉइल में जिप्सम दे सकते हैं। जिसमें जिप्सम यानी क्या होता है, उसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जिप्सम में क्या कंटेंट होते हैं, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों ही सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अगर मैंने IMT का सैटेराइट यूज़ किया है बहुत साल से, तो उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। वो इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट सब है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और उसके साथ सेलेनियम और सिलिका होता है। सिलिका का काम होता है कि जो तुम्हारा पेड़ में कोई ट्रेस आ जाता है, फ्रूट में कोई ट्रेस आ जाता है, तो उसको डिसीज़ को फेस करने के लिए इसको रेजिस्टेंट पावर का लेवल बढ़ाने का काम सिलिका का यानी सिलिकॉन का रहता है। तो इसमें सिलिकॉन और सिलिका ये दो कंटेंट है। तो आप ऐसा, अगर आपने जिप्सम लिया तो भी, जिप्सम तुम लेते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि आप रियल जिप्सम ही लेते हैं क्या चूना लेते हैं, वो देने वाला क्या देता है आपको अगर मालूम हो तो आप जिप्सम ले सकते हैं। नहीं तो तुम कोई कंपनी का सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स अच्छा है तो ले लो। मेरा तो एक मानना है कि मैंने इतने साल काम किया है, सैटेलाइट का रिज़ल्ट सबसे अच्छा है IMT का। अगर वो कोई और कंपनी का होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं जब पेड़ का टेम्परेचर तुम्हारे एनवायरनमेंट यानी क्लाइमेट में टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, रेड माइट प्रॉब्लम पूरे सीजन में आता है। जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ता है वैसा वैसा तुमको रेड माइट, पूरे सीजन में रेड माइट कभी बंद नहीं होता। वो रेड माइट का काम, रेड माइट आता ही है। तो रेड माइट के लिए आप देखो, रेड माइट जो है, रेड माइट आने से क्या होता है, इसका जो फ्रूट का रीड रहता है ना फ्रूट का, तो उसकी जो ऊपर की रीड रहती है यानी ऊपर की जो छाल रहती है उसका स्कॉर्चिंग आ जाता है। तो किसान लोग क्या बोलते हैं कि ये सनस्ट्रोक है, लेकिन ये सनस्ट्रोक नहीं होता। ये तुम्हारा रेड माइट का प्रॉब्लम आने से ये साइल को स्कॉर्चिंग आता है, और वो जब स्कॉर्चिंग आता है तो जब सनसेट से वो स्कॉर्चिंग ब्लैक हो जाते हैं, तो तुमको ऐसा लगता है कि ये सनसेट है। सनसेट नहीं होता, ये स्कॉर्चिंग आता है। तो उसके लिए मैं बोलता है बहुत सारे का जो रेड माइट के लिए स्प्रे है, ऐसा कर्नल एस है, पेगासस है,
इंडोरर है, मैजिस्टर है, और मेडन है, एबीसी है, फ्यूचर है, एबेसिन है, एक्स माइट है, और ये जो सब ओमाइट है, ओबेरान है, पायरामाइट है, ये जो सब मैं बोला है, और भी कोई कंपनी का है तो आप इसमें ले सकते हैं और उसका स्प्रे ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो तुम्हारा रेड माइट बढ़ता है तो तुमको फूड जो है, फूड तुम्हारा जो फूड रहता है ना, तो फ्रूट नहीं, तुम्हारा फ्रूट जो है तो फ्रूट डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए उसको ट्रीटमेंट करना आपको ज़रूरी होता है। तो मैं बोलता हूँ कि फूड को जो ट्रीटमेंट है ना, वो आपको फूड डेवलपमेंट में आपको प्रॉब्लम आ जाता है, इसलिए आपको रेड माइट के लिए ट्रीटमेंट किसी भी हालत में करना पड़ता है। उसके बाद अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने से आपको अल्टरनेरिया भी, जब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट जब चेंज हो जाता है तो आपको क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। आपको जो प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको अल्टरनेरिया आने का चांसेस रहता है। अल्टरनेरिया जब क्लाइमेट चेंज होता है तो अल्टरनेरिया आ जाता है। अल्टरनेरिया जो आता है तो आपको एलेट है और फॉलिक्योर है और तुमचा टिल्ट है और टिल्ट है, ऐसे बड़े बहुत ऐसे स्प्रे है। और मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक देख के बोलता था। ये सब टिल्ट है, कॉन्टफ है, कैप्टफ है और स्कोर है, ऐसे बहुत सारे, टोपास है, ऐसे बहुत सारे स्प्रे है, ये आप ले सकते हैं। उसके बाद अगर आर्टरिया जो कोई भी स्प्रे लेते वक्त हर रोज़ तुम बगीचे में घूमते हैं तो प्रिवेंटिव स्प्रे लेने से आपको बैक्टीरियल का रिजल्ट मिल जाता है। अगर आप क्यूरेटिव स्प्रे लेने से रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि पूरा जो स्पॉट होता है मैच्योर हो जाता है। प्रिवेंटिव स्प्रे किसको बोलते हैं? जब तुम बगीचे में घूमते हैं तो उस वक्त जो स्पॉट आता है कोई डिसीज़ का, तो उसका जो स्पॉट स्टार्ट हो जाता है वो आपको तुम देखते हैं तो अनमैच्योर्ड रहता है, वो मैच्योर नहीं होता है। इसलिए वो जिस टाइम देखते उसी 12 घंटे में अगर तुम स्प्रे लेते तो अनमैच्योर स्पॉट आपका निकल जाता है। लेकिन मैच्योर स्पॉट कोई भी डिसीज़ का कवर नहीं होता, इसलिए तुम हमेशा प्रिवेंटिव स्प्रे लेने का ट्राई करो। तीसरी बात यह है कि टेम्परेचर बढ़ने से आपको ये बढ़ता है। अगर आपके बगीचे को तेलिया है तो तेलिया बढ़ता है, तो तेले के लिए क्या होता है, टेम्परेचर में तेलिया, जैसा टेम्परेचर बढ़ता है तो तेलिया बढ़ता है। तो तेलिया रोकने के लिए आपको समर में ना के बराबर बहुत कम पानी देना पड़ता है। अगर पानी ज़्यादा होगा तो तुमको तेले का स्पॉट बढ़ जाता है। तो पानी कम से कम आपको देना चाहिए, क्योंकि तेलिया खाली पानी कम करने से थोड़ा ज़्यादा पानी कम देने से आपको तेलिया कंट्रोल हो जाता है। ऐसा दूसरी किसी कारण से तेलिया कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको देना है स्प्रे तो एंटीबायोटिक स्प्रे ले सकते हैं। तो एंटीबायोटिक स्प्रे नहीं आता है, एरियोफंगिन आता है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन आता है, बायोमाइसिन आता है, प्लांटोमाइसिन आता है, तुम्हारा बैक्टीरियामाइसिन आता है, कासुबी आता है, ऐसे सारे एंटीबायोटिक स्प्रे है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये हुआ मेरा आज का जो है आपको जो समर में आने वाले प्रॉब्लम। तो फ्रूट में जब तुम्हारा फूल निकलने के बाद जो तुम्हारा 90 डेज या 100 डेज होने के बाद तीसरा डोज आता है, उस वक्त मैं उसके बारे में बोल दूंगा। तो अभी मेरा जो है जो सेटिंग का है, और तुम्हारा बोला है मैंने कि
तीसरा डोज डालने तक आप ड्रिप से सोल्यूबल फर्टिलाइज़र 19 नहीं तो अगर नाइट्रोजन आपको ज़्यादा है तो 1261 दे सकते। 300 पेड़ के लिए 6 किलो 6 दिन में, यानी 24 डेज का शेड्यूल रहता है 300 पेड़ के लिए। अगर उसके बाद फिर आप 13 ये 300 पेड़ के लिए 6 kg पर 6 दिन में देना चाहिए, क्योंकि और उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट भी देना चाहिए। और जो ये 19 जो है उसके साथ भी अगर मैग्नीशियम सल्फेट हर बार देना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का काम रहता है क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है ना, वो क्लोरोफिल बड़ा पत्ती में क्लोरोफिल बढ़ाने का काम करता है। तो मैं ये पहला बोलने को भूल गया था, इसलिए रिपीट मैंने इसलिए किया कि जब तुम सोल्यूबल फर्टिलाइज़र देते हैं ड्रिप से सेटिंग के बाद, तो वो 19 उसके साथ भी तुम मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। और 13 के साथ भी तुम मैग्नीशियम सल्फेट वही हिसाब से दे सकते हैं। तो ये हुआ मेरा आज का। और 19 से 100 डेज के बाद तो तुम्हारा वो मेरा तीसरा डोज आ जाएगा। तो वो उसके बाद मैं आगे का वीडियो डाल दूँगा। तो नमस्कार सब किसान भाई को मेरा नमस्कार।